क्लास में हम लोगों ने एक हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी तो डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल वगैरह हो गया हमारा। तो किसी को भी डिफरेंशियल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और लास्ट में शायद ये भी डिस्कस करें कि सर उनसे अगर वेरिएबल लेस टू वेरिएबल आ जाए तो क्या करें, ये हुआ था ना डिस्कस। डिफरेंशियल में अगर वेरिएबल टू वेरिएबल है तो क्या करोगे, लोग अप्लाई करके पावर को नीचे लाना पड़ेगा और फिर आप लोग डिफरेंशियल कर पाओगे। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया था। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कोई भी क्वेश्चन देख के कि आप लोग कौन सी मेथड से करोगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। मेथड आपके पास सारी है, सारी मतलब अभी तक जितना मैंने आप लोगों को बताया उसकी सबसे प्रॉपर्टी से आप कर पाओगे, या तो फिर सीरीज से कर पाओगे, या तो फिर टेलर से कर पाओगे। टेलर की कंडीशन क्या है, 0/0 या फिर थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन जब चालू होंगे तो फिर बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। उससे टफ लेवल पर जाएंगे तो फिर सैंडविच थ्योरम की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी थोड़ा टाइम है। पहले बेसिक लेवल पे आप लोग को क्लैरिटी आ जाए। और जो आप लोगों को 5 डीपीपी मिली होगी मॉडलिंग में, आप देखोगे तो लिमिट की है ना। अगर ये 5 डीपीपी अगर आप लोग ढंग से कर लेते हो, ढंग से मतलब समझ के सारे कंसेप्ट के साथ, तो आप लोग इतनी गारंटी के लिमिट का फिर कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कैसा भी टफ क्यों नहीं है, जिसके अंदर सारे अच्छे लेवल के सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चन चले होंगे तो आपको आना चाहिए। तो जो फर्स्ट डीपीपी है जो अभी आप लोगों को स्टार्ट करना था, वो फर्स्ट डीपीपी बहुत ही कंसेप्चुअल डीपीपी, जिससे आप लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, ये सारी बात है। अब हमने स्टार्ट किया था इसको। जैसे इसके अंदर डायरेक्टली मुझे बताओ क्वेश्चन अगर आप लोगों को सॉल्व करना हो, क्वेश्चन नंबर 14 का बी तो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 का बी, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 क्यूबिक रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। Limit of extending to 0 1 plus x raised to power 1 by 3 minus 1 minus x raised to power 1 by 3 divided by x। कौन सा फॉर्म है, 0/2।
0। अगर 0/0 का फॉर्म है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहले देखिए टेलर का ऑप्शन है, इसमें सीरीज लगाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। इसको आप कितने मेथड कर सकते हैं, इसमें आपको कोई मेथड ना लगाओ, मैं प्रॉपर्टीज में लगाओ, मैं एक्सपांशन अगर सिर्फ लगा सिंप्लीफाई करो। 1 + x to 1/3 का एक्सपांशन करना आता है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो ना, एक्सपांशन किससे होता है? बाइनोमियल थ्योरम से होता है। कैसे करोगे इसका एक्सपांशन? नेगेटिव पावर हो या फ्रैक्शनल पावर हो या पॉजिटिव पावर हो, एक्सपांशन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाइनोमियल का एक्सपांशन कैसे करते थे? फर्स्ट टर्म क्या होता था? NC0, इसका हाईएस्ट पावर 1 का पावर लिख ही नहीं रहा हूँ, मतलब नहीं है, एक्स टू पावर। उसके बाद 1/3 C1 x का पावर 1, उसके बाद 1/3 C2 इंटू x का पावर 2। कहाँ तक रहेगा ये एक्सपांशन? अगर पावर अगर फ्रैक्शनल है तो एक्सपांशन कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। तो कोई एंड नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल एंड कहाँ होता है? एनसीएन पे होता है। तो 1/3 C और 1/3 जैसे तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए जब पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो तो सीरीज का एक्सपांशन कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। ये बातें हम लोग बाइनोमियल में कर चुके हैं। इसके एक्सपांशन और इसके एक्सपांशन में सिर्फ क्या फर्क होगा? साइन का यहाँ पर सारे प्लस होंगे, वहां पर ऑल्टरनेट साइन होगा। पहला टर्म 1/3 C0 into x raised to 0 सेकंड टर्म माइनस 1/3 C1 into x raised to 1 थर्ड टर्म 1/3 C2 into x स्क्वायर चलता रहेगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, डिवाइडेड बाय x। आपकी पूरे क्वेश्चन की टेंशन कौन है? ये x अगर x कट जाएगा तो फिर मैं तो लिमिट लगा पाऊंगा, और x कटेगा कैसे? जब ऊपर से x कॉमन निकलेगा। इसका फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/3 C0 NC0 1 x raised to 0 1, तो ये +1 और ये -1, राइट। अब ये वाला टर्म प्लस में है, ये वाला टर्म भी माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो फर्क नहीं होगा, राइट। पर अब इसमें कॉमन क्या है? सबसे लोएस्ट पावर क्या दिख रहा है? x। वहां से भी सबसे लोएस्ट पावर क्या दिख रहा है? x। वो x कॉमन निकल के दोनों में से इसके साथ कैंसिल, तो फिर क्या बचा? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1/3 C1 is 1/3। C1 तो नहीं होता है, यहाँ पर 1/3 C2 into एक x कॉमन लिया, एक x तो बचा होगा। उसके बाद x स्क्वायर के बाद का टर्म कौन होगा? x3। तो एक x कॉमन लोगे तो आगे जितने भी टर्म होंगे हर एक में x बचा होगा, राइट। हर एक में x होगा। सेम यहाँ से जब आपने x कॉमन लिया था तो क्या बचा था? -1/3 x तो कॉमन ले लिया, प्लस 1/3 C2 into x, और आगे जितने भी टर्म होंगे सब में आप लोगों के पास x होगा। अब तो लिमिट लगा सकता हूँ। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे? 0। ये भी सारे के सारे टर्म, ये माइनस माइनस 1/3 प्लस 1/3 2/। ये हमने कर दिया इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन, जिसमें ना कोई प्रॉपर्टी लगाया, ना सीरीज लगाया, ना कुछ लगाया, ना एडिशन लगाया, ठीक है। ये ऑप्शन से मेरा 2/3 आ गया। अब इसी को अगर मैं प्रॉपर्टी से करूं तो मेरे पास अलजेब्रिक ऑलरेडी प्रॉपर्टी कौन सी? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a x raised to power n minus a raised to n divided by x minus a का आंसर n a raised to power n minus 1। पर इसकी कंडीशन के हिसाब से पावर सेम होना चाहिए, पावर सेम। अब पावर सेम है फिर नीचे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर वही टर्म नीचे होना चाहिए। अगर ये मेरा x है, ये मेरा a है, अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो नीचे कौन होना चाहिए? x माइनस है, x माइनस है कितना बनता है? अगर इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? 2x। तो नीचे क्या होना चाहिए सर? नीचे क्या होना चाहिए सर? 2x। पर है क्या? x, तो आपको 2 से डिवाइड हो, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई। ये 2x को हम लोग 1 + x माइनस ऑफ 1 माइनस लिख सकता हूँ। अब ये वाली प्रॉपर्टी सेट हो गई। इस वाली प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? n का काम कौन करेगा? 1/3। a का काम कौन करेगा? 1 माइनस x रेज़ टू पावर 1/3 -1, सही है। पर लिमिट हर जगह लेगा तो यहाँ पर भी x पर x की जगह पर भी 0 रखना पड़ेगा मुझे। इस x को अगर मैंने 0 रख दिया
तो 1 रेज़ टू पावर कुछ भी होगा तो क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा। तो क्या बचा? 1/2 2 कॉमन लिया था तो आंसर ही 2 एक्सपांशन से भी वही है, प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो भी वही आएगा। अब इसका डिफरेंशियल कैसे देखते हैं? 0 पे 0 का फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगेगा, इसका डिफरेंशियल बताओ। 1 + x = 1/3 का डिफरेंशियल 1/3 1 + x टू पावर -2/3 1 - x टू 1/3 का डिफरेंशियल 1/3 1 - x का पावर -2/3 इंटू -1 इंटू -1 कितनी है? भाई चेन रूल भी तो लगाना पड़ेगा। तो 1 - x का डिफरेंशिएशन माइनस, यहाँ पर भी 1 + x का डिफरेंशिएट होगा, पर वो 1 ही होगा तो लिखा नहीं है। और नीचे x का डिफरेंशिएशन 1, तो नीचे पे x ही कट गया। वापस डायरेक्ट लिमिट लगा दो। लिमिट लगाओगे तो x को 0 रखोगे 1 रेज़ टू समथिंग 1 हो जाएगा, x को 0 रखोगे 1 रेज़ टू समथिंग 1 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस 1/3 प्लस 1/3 का आंसर ही। तो हमारे पास मेथड काफी सारी होगी अप्लाई करना बताना चाहिए, और कौन सा लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा देख लीजिएगा। उसके बाद 15 वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? 15 सबसे पहला काम ऊपर सिग्मा एन वाली फॉर्मूला क्या होती है? सिग्मा एन की फॉर्मूला। तो अगर क्वेश्चन में अगर अप्लाई करेंगे तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 से लेकर इन एडिशन n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे ऑलरेडी क्या है n+2, और अलग से मुझे क्या दिया हुआ है n/2। ठीक है, फॉर्मूला आपने बोला फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगा लिया। उसके बाद एलसीएम लेके, क्योंकि अभी ये कोई भी फॉर्म नहीं है पहली बार, या कभी ये बोल सकते इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप एलसीएम लोगे, किससे मल्टीप्लाई? यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। n² + n माइनस n² माइनस 2n डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ n+2। यहाँ पर एलसीएम को तो n+2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बचा ऊपर? ये n², बट लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस n अपॉन ट्वाइस ऑफ n+2 कौन सा फॉर्म हो गया? फिर क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड। हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करने का रीजन क्या था? इनफाइनाइट कैसे भी करके डिवाइड में आ जाए। यहाँ पर क्या आएगा? -1। यहाँ पर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 1 + 2/n। n किसको अप्रोच कर रहा है? इनफाइनाइट को, तो 1/n किसको अप्रोच करेगा? 0 को, तो ये कितना हो गया? 0। तो आंसर कितना आ गया? -1/2। तो इसका वैल्यू को एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्म? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट माइनस एल का डिफरेंशियल -1, नीचे 2 तो कांस्टेंट है, n का डिफरेंशियल 1 2 का डिफरेंशियल 0, तो -1/2 दिया। एलोफेंस भी कर सकते हो, जो इनफाइनाइट से डिवाइड करके करते हैं वो भी। 16 ये मेथड बता दो जल्दी से। इनफाइनाइट इक्वेशन में सोचना क्या होता है? अगर आपके पास अगर इनफाइनाइट का फॉर्म तो क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड। हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है ऊपर नीचे? x⁻10। तो किससे डिवाइड करोगे? x⁻10 से। तो जब x⁻10 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर क्या बनेगा? डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 1 + 10/x होल रेज़ टू 10। और ऊपर क्या होगा? जब x⁻10 डिवाइड होगा तो हर ब्रैकेट के साथ डिवाइड होगा। तो पहले ब्रैकेट के साथ जब x⁻10 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 1 + 1/x होल पावर 10। दूसरा ब्रैकेट क्या बचेगा? 1 + 2/x होल रेज़ टू पावर 10। कहाँ तक जाएगा?
1 प्लस 100/x होल रेज़ टू पावर 10। जिससे पाया समझे, x को क्या रखोगे इनफाइनाइट, तो यहाँ पर एक डिवाइड हो सारे टर्म, ये 0 ये 0 ये 0, जैसे हर एक टर्म में 1 बचा होगा। कितनी बार 100 है, तो 1 को अगर 100 ऐड करोगे तो 100 नीचे 1 है, ये तो 0 हो गया सर, तो आंसर 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, कैसे करें? एलोस्टिकल कौन सा फॉर्म है? 0/0। इसको प्रॉपर्टी लगा नहीं पाएंगे, अगर लगाना भी चाहेंगे तो की पावर ही अलग है, राइट। एक ऑप्शन ये है कि आप लोग बाइनोमियल का एक्सपेंशन करें, राइट, पर आप लोग के हिसाब से मुझे लगता है कि बाइनोमियल वो एलोस्टिकल ज्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपके देखने का डिफरेंशिएट करना कितनी बार पड़ेगा? अगर यहाँ पर x to 4 होता तो एलोस्टिकल नहीं करता, क्यों? बिकॉज कम से कम 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, और इस एक बार डिफरेंशिएट से काम हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट 1/3 x³ + 7 - 2/3 into 3x²। 3x² का आंसर है 1/2 x² + 3 raised to power -1/2 into 2x, और नीचे x - 1 का डिफरेंशिएट 1, नीचे x - 1 का डिफरेंशिएट 1। अब x को हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि जब डिनोमिनेटर है ही नहीं तो क्या करें? x को 1 रखा, 1 + 7 8 raised to power -2/3 का मतलब 1/8 raised to 2/3। यहाँ पर 1 रखा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 1/2 x को 1 रखा तो 1 + 3 4 1/4 नेगेटिव पावर नीचे आएगा, और 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ही होगा, और इनटू 2 ये 4 ये 2 कैंसिल, 8 ये 3 और 3 भी कर, 8 का पावर 2/3 1/4, तो 2 का क्यूब लिख लेना, 3 का हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 आंसर ही -1/2, ठीक है। 19 मेथड कौन सा फॉर्म है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। कैसे करें? हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे कैसे? क्योंकि डिनोमिनेटर होना भी तो चाहिए। आपको हमेशा ट्राई करने का, कोई बाकी दूसरे फॉर्म हो तो 0/0 या इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाए। इनफाइनाइट के क्वेश्चन हमें ये तो पता है कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं, बट हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर होना भी तो चाहिए, तो पहले डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, और रूट दिया हुआ है तो क्या करोगे? रेशनलाइज। सबसे पहला काम तो क्या करेंगे? रेशनलाइज। तो जब आप रेशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा? ये लिमिट ऑफ f टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर x+a इंटू x+b माइनस x² डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x+a इंटू x+b प्लस x। यह समझे? कंजुगेट पार्ट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। अब ऊपर जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा? वो x² और ये x² कैंसल, तो बचेगा क्या? सिर्फ ax + bx + c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ
अगर यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस एक्स। ओके, अब जो आप लोग बता रहे थे हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड, तो किससे डिवाइड? वैसे ये भी इनफाइनाइट का फॉर्म है, पर इसमें एलोप्सिलल नहीं लगाना चाहिए, है ना। इससे तो बेटर है कि हम लोग किससे डिवाइड कर लें, एक्स से डिवाइड करोगे तो ये ए, ये बी, ये ए बी बाई एक्स। एक जब रूट के अंदर डिवाइड होगा तो एक्स के ऊपर जाएगा तो 1 प्लस ए प्लस बी, सॉरी ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस ए बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। अब एक्स को अगर इन्फिनिट रखोगे तो जितने भी टर्म में डिवाइड में तो सारे टर्म 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 फिर बचा गया √1 is 1 और ये प्लस 1, तो a प्लस बी बाई क्वेश्चन नंबर 20। डिनोमिनेटर तो सही है, प्रॉपर्टी लगाने के लिए नीचे एक भी वेरिएबल नहीं, सिर्फ कांस्टेंट से डिवाइड करना होता है। जैसे इसमें x तो था तो फिर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो उसमें है ही नहीं कुछ, तो x ही सही होगा। ऐसे देखो कुछ नहीं, कभी भी डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का आपको फायदा तभी मिलेगा जब सिर्फ कांस्टेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। क्वेश्चन ये है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स प्लस 1 रेज़ टू पावर 2/3 माइनस एक्स माइनस 1 रेज़ टू 2/3। कौन सा फॉर्म है अभी? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। एक चीज जो हमें देख के लगता है कि भाई पावर सेम अलजेब्रिक की बात हो रही है, पावर सेम तो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ये वाली। पर अगर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना है तो एक बार ट्राई भी कर लेते। अगर ये प्रॉपर्टी यूज करने तो डिवाइड में क्या चाहिए, एक्स माइनस ए। एक्स का काम कौन करेगा, एक्स प्लस 1, राइट। पर ये प्रॉपर्टी, ये भी अगर ये प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या पावर सेम होने से प्रॉपर्टी लग जाती है, तो कब लगती है? जब ये भी तो होता है कि जब एक्स को अगर ए रखो तो ये कौन सा फॉर्म बनना चाहिए, 0/, क्या इसको बनेगा? इसमें जो प्रॉपर्टी का तो कोई काम ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी लगेगा ही नहीं, तो फिर क्या करें, तो फिर कैसे करें? रैशनलाइज भी कैसे करोगे? तो फिर ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन कर लूं। बाइनोमियल थ्योरम का जब एक्सपांशन करूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा? पर अच्छा एक चीज है कि अभी अगर बाइनोमियल का भी अगर आप लोग एक्सपांशन करोगे तो भी कोई फायदा नहीं। क्यों? बाइनोमियल थ्योरम से आधे टर्म कट हो जाने वाले। क्यों आधे टर्म कट हो जाएंगे? क्योंकि इसके एक्सपांशन में सारे टर्म सेम वेरिएबल यहाँ है, बट इसमें अल्टरनेट टर्म आएंगे, तो आधे टर्म कट हो जाएंगे, आधे टर्म बचेंगे, और जो बचेंगे उसमें एक तो होगा ही ना, उसमें इनफाइनाइट रखोगे कैसे? इनफाइनाइट तभी रखोगे जब डिवाइड में, तो बाइनोमियल से भी काम नहीं होने वाला। प्रॉपर्टी लग नहीं रहा है, बाइनोमियल मतलब सिंप्लीफिकेशन से भी काम हो नहीं रहा है, तो क्या ऑप्शन है? एल हॉस्पिटल लगा नहीं सकते क्योंकि 0/0 एक्सपोनेंट का फॉर्म भी नहीं है, तो फिर क्या करें? उसको करना पड़ेगा। इस पूरे क्वेश्चन की तकलीफ क्या है? इस क्वेश्चन की तकलीफ क्या थी जब स्टार्ट किया था? ये तो मैंने सेकंड स्टेप लिखा है, एक्चुअल क्वेश्चन ऐसा नहीं था, डिनोमिनेटर था ही नहीं। इनफाइनाइट का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, आपसे क्या मतलब मेरे से किसी भी नहीं बनेगा जब तक उसका डिनोमिनेटर था, क्योंकि न्यूमरेटर में आप इनफाइनाइट रखोगे कैसे?
इस क्वेश्चन की भी वही प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर नहीं है, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना, उसमें रूट साइज के वाले क्वेश्चन में तो मैंने रेशनलाइज कर लिया था, इसमें कैसे करें? इसका मतलब ये है x+1 का स्क्वायर और पावर 1/3, x-1 का स्क्वायर और पावर 1/3। 1/3 आता है तो कौन सा मतलब रेशनलाइज करके नीचे डिनोमिनेटर लाना पड़ेगा। तो अगर क्यूबिक रूट है तो मुझे किसकी फॉर्मूला सेट करने की ट्राई करना है? x⁵ मतलब क्यूबिक वाली फॉर्मूला सेट करनी। जैसे स्क्वायर रूट आता है तो आप स्क्वायर वाली फॉर्मूला सेट करते हो, या अगर क्यूबिक रूट है तो क्यूब वाली फॉर्मूला सेट करूंगा। क्यूब वाली जब फॉर्मूला सेट करूंगा तो क्यूब वाली फॉर्मूला में जैसे x³ - a³ हो, इसकी फॉर्मूला क्या होती है? x - a इंटू x² प्लस a प्लस x²। करेक्ट। अगर ये पूरा का पूरा मेरे लिए x हो और ये पूरा का पूरा मेरे लिए a हो, तो इसके साथ अगर ये मल्टीप्लाई में आ जाए तो x³ - a³ हो जाए, और इसका क्यूब होगा तो 3 और 3 कट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ मुझे ये वाला टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आइडेंटिटी बनाने के लिए। ये वाला टर्म मतलब इसमें x कौन है, इसमें x कौन बनेगा? अब किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे? अब किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे? x+1 ये पूरे को x मान रहे हो ना आप लोग, फिर पूरे को अगर x मान, इस पूरे को x मान रहे हो, यदि इसको 2/3 है तो 2/3, तो ये पूरे को आप x मान रहे हो, उसका स्क्वायर x+1 का स्क्वायर, फिर a मतलब सेकंड टर्म कौन सा होता है? x इंटू a, तो x इंटू a तो x+1 इंटू x-1 और लास्ट वाला टर्म x-1 का होल स्क्वायर। किसको हमने x माना है? थोड़ा इजी करने के लिए अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता है तो x+1 को अगर आप लोग डायरेक्टली अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फॉर्मूला में कैसे सेट करोगे, तो आप लोग एज्यूम कर लो कि x+j को आपने a मान लिया और x-1 को या x+1 के स्क्वायर को a मान लिया, x-1 स्क्वायर को b मान लिया, है ना। थोड़ी इजी कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन अब क्या हो चुका है, और ये टर्म क्या बन चुका है? a⁴ माइनस b⁴ ये टर्म है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई किससे? ये मेरा पूरा आइडेंटिटी का फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करते हैं? x² तो कौन होगा? a² प्लस ab, है ना। ये पूरा क्या बन रहा है आप लोगों का? ये समझ आ रहा है आप लोगों को? आप लोग ये समझ पा रहे हैं ना कि आप लोग आइडेंटिटी किसकी बनानी है? क्यूब है, क्यूबिक रूट है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। क्यूब वाली अगर आइडेंटिटी बनानी है तो फिर मेरे पास ये टर्म ऑलरेडी है, ऐसा मान लो कि दो टर्म है, मतलब x - a दिया हुआ, ये अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो मैं उसको x³ - a³ लिख पाऊंगा ना, करेक्ट। तो इस पर आपका x कौन है? ये पूरा कौन है? x। ये पूरा कौन है? ये मैंने उसका नाम दे दिया, मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी कैसे लिख लेता हूँ, a³ - b³, जिससे आप लोग आराम से रिलेट कर पाओ। a³ - b³ क्या होगा? a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। a³ - b³ की आइडेंटिटी होती है, और मुझे a दिया हुआ, इस पूरे को a ले लो आप लोग, वो भी छोड़ दो। x+1 2/3 मेरे लिए a है, एंड x-1 2/3 मेरे लिए b है। x+1 2/3 हमारा a है। अब वो पावर कोई बाहर नहीं निकाल,
और x माइनस 1/2/3 आप लोगों का b। तो अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट a माइनस b मुझे दिया हुआ है, मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे डिवाइड भी करूंगा। अब ऊपर क्या बन गया, क्या बना, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब वापस a और b की वैल्यू रख लेते हैं। ये आपका ये था, उसका पावर क्यूब, तो 3 का क्या बचा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा भी था उसका पावर 3, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1/2/3 का स्क्वायर। तो क्या लिखो, x प्लस 1 का पावर 4/3 प्लस a इंटू b, को ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 1/2/3। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और अगर पावर सेम है तो बेस का डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, फिर b का स्क्वायर x माइनस 1 रेज़ टू पावर 4/3 और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या क्या कट होगा, x स्क्वायर कट होगा, 1 कट होगा, मिडिल टर्म बचेगा 2x माइनस ऑफ माइनस 2x, तो 2x प्लस 2x। अब हमें पता है ऊपर इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का इनफाइनाइट का फॉर्म हो गया, एल स्क्वायर टफ पड़ेगा, तो बेटर है कि वही कर ले, हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड, हाईएस्ट पावर कितना है x, हाईएस्ट पावर कितना है x, तो x से जब डिवाइड करोगे ऊपर क्या बचेगा, हाईएस्ट पावर आपके पास ऊपर क्या है, x रेज़ टू पावर 1। अगर उसको अगर देख के बोलते तो फिर नीचे भी तो देखोगे हाईएस्ट पावर क्या है। ये x अगर आप लोग इस ब्रैकेट से बाहर ले तो x का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर बाहर ले तो x का पावर क्या लिख जाएगा, तो 4/3 बड़ा पावर या x बड़ा पावर, 4/3 बड़ा पावर। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, x रेज़ टू 4/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करोगे, x रेज़ टू 4/3 से डिवाइड करोगे। x रेज़ टू 4/3 से जब आप डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो x रेज़ टू 4/3 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, अंदर x रेज़ टू 4/3 से डिवाइड करो तो अंदर x होके जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4/3। यहाँ पर x रेज़ टू 4/3 से डिवाइड करोगे तो अंदर क्या होके जाएगा, पावर 2/3 है, x रेज़ टू 4/3 से डिवाइड करोगे तो अंदर क्या होके जाएगा, x रेज़ टू 2 x स्क्वायर होके जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर होल पावर 2/3। यहाँ पर x रेज़ टू 4/3 से डिवाइड किया तो क्या होके जाएगा x, तो 1 माइनस 1/x रेज़ टू 4/3 और ऊपर जब x रेज़ टू 4/3 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 4/x रेज़ टू 1/3 डिवाइड बाय x रेज़ टू 1/3 बचेगा ना, x रेज़ टू 4/3 से डिवाइड किया तो 4/3 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब इनफाइनाइट लिमिट पुट करोगे तो आप लोगों का ये 0 बना, ये 0 बना, ये 0 बना, तो नीचे 1 रेज़ टू समथिंग 1, 1 रेज़ टू समथिंग 1, 1 रेज़ टू समथिंग 1, तो नीचे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बचा और ऊपर 0 आ गया, क्योंकि 4 बाई इनफाइनाइट 0 तो 0/3 का आंसर 0 ही हो जाएगा। इसका बनेगा तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई नॉर्मल रूट की जगह पर वो क्यूबिक रूट वाला फॉर्म दिया होता है, फिर आप लोगों को क्यूब वाली फॉर्मूला सेट कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट 23 वाला,
23 में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है, a रेज़ टू x अपॉन a रेज़ टू x प्लस 1 where a is greater than a रेज़ टू x कैसा टर्म है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये आप लोगों को पॉजिटिव दिया। वैसे एक्सपोनेंशियल का बेस नेगेटिव हो भी नहीं सकता, अरे एक्सपोनेंशियल का बेस नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अगर मैं आपको पूछे ना कि -2 रेज़ टू x को आप एक्सपोनेंशियल टर्म बोल सकते हो तो क्या बोलोगे? हम बोलते हैं ना कि a रेज़ टू x को जब नीचे कांस्टेंट हो, पावर में वेरिएबल हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है। तो वो जो नीचे कांस्टेंट हो वो कुछ भी हो सकता है क्या? आप इस वाले टर्म को क्या एक्सपोनेंशियल बोल सकते हो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना कहाँ से? लॉग में से। लॉग a ऑफ x इज इक्वल टू y को हम लिखते कैसे हैं? x इक्वल टू, नाउ लॉगरिथमिक फंक्शन कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो a बेस है वही a होता है यहाँ पर। क्या लॉग का बेस कभी नेगेटिव हो सकता है? होता है लॉग का बेस कभी नेगेटिव, तो फिर यहाँ का बेस भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब कि a रेज़ टू x को आप एक्सपोनेंशियल तभी बोल पाओगे जब इसका बेस पॉजिटिव हो। दिस इज नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको आप एक्सपोनेंशियल नहीं बोल सकते, है ना। उसके लिए आप लोगों का बेस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए दिया हुआ a ग्रेटर देन 0 नहीं भी दिया होता तो भी हमें पता होना चाहिए a को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो करें कैसे? आपको पीछे बताया गया नंबर्स की गेम हो, मतलब नंबर्स के बारे में क्वेश्चन हो तो आपको उस नंबर को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ता होगा, एक 0 से 1 की रेंज और एक 1 से बड़ी वैल्यू। क्यों ऐसा? क्योंकि 0 से 1 मेरे नंबर पूरे नंबर सिस्टम का वो पार्ट है जिसमें पावर इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होता है। 0 से 1 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा फंक्शन बनता है? डिक्रीजिंग, और 1 के बाद कैसा फंक्शन बनता है? इंक्रीजिंग। तो इसीलिए अगर आपके बेसिक कंसेप्ट कैलकुलस पूरा का पूरा वैसा है, पूरा कैलकुलस जिस तरह बेसिक चालू हुआ है पढ़ोगे तब तक। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट में अगर कुछ भी कमी है तो फिर कैलकुलस में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हर क्वेश्चन में मुझे कुछ कंसेप्ट लगाना है। जब इसमें मुझे पता चल रहा है कि नंबर की बात है तो मेरा कंसेप्ट लगेगा केस 1 if a is between 0 to 1 and case 2 if a is greater than 1, दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। अब वो वहां पर अगर कंसेप्चुअली अगर आपको ध्यान नहीं आता है कि नंबर्स में 0 से 1 का एक अलग रेंज बनता है, कि पावर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू डिक्रीज होगा और 1 से बड़ी वैल्यू में पावर इंक्रीज करोगे तो आंसर भी इंक्रीज होगा। एक और एरिया मैंने 0 से 1, इसमें भी दो क्वेश्चन है, एक प्लस इनफाइनाइट और एक माइनस इनफाइनाइट। पहले प्लस इनफाइनाइट वाला देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर a 0 से लेके 1 के बीच में है, a अगर 0 से लेके 1 के बीच में, उसका अगर आप इनफाइनाइट पावर ले जाओगे तो आंसर ही क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 0 से 1 के बीच में पावर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू डिक्रीज होता है। तो 0 से 1 का कोई भी वैल्यू का अगर इनफाइनाइट पावर लोगे तो आंसर किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो ऊपर डायरेक्टली 0 आ गया, 0/0 + 1 तो आंसर ही क्या हो गया? 0। कुछ तरह से मिक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब आप लोग माइनस इनफाइनाइट लोगे, प्लस इनफाइनाइट की बात हुई, जब आप लोग माइनस इनफाइनाइट लोगे, जब आप माइनस इनफाइनाइट लोगे और कभी भी इनफाइनाइट जब नेगेटिव में हो ना तो उसको पॉजिटिव में बना लेने का। जैसे हम इसको पॉजिटिव इनफाइनाइट कैसे बनाओ? x को ले लेते हैं -1, x को क्या मान लेते हैं? -1। x किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस इनफाइनाइट को। If x is approaching to minus infinite, then y is approaching to plus infinite, minus minus plus हो जाएगा। क्या हो गया क्वेश्चन पूरा? लिमिट ऑफ y टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, x की जगह पर -y आ गया, x की जगह पर -y आ गया। a रेज़ टू -y को आप क्या लिख लोगे? 1/a रेज़ टू y अपॉन 1/a रेज़ टू y प्लस 1। एलसीएम लोगे तो 1/1 प्लस a रेज़ टू y ऐसा हो जाएगा। a की रेंज क्या है?
0 से 1, उसका इनफाइनाइट पावर क्या होगा? उसका इनफाइनाइट पावर क्या होगा? 0। तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या? 1/1। तो आंसर ही, इसमें दो आंसर है, प्लस इनफाइनाइट पर 0 आंसर है, माइनस इनफाइनाइट पर 1 आंसर है। अब ये जब 1 से बड़ा होगा तब की बात करते हैं। ये जब 1 से बड़ा होगा और अगर हम लोग प्लस इनफाइनाइट ले तो आप बताओ क्या करें? क्या करेंगे? ए ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी वैल्यू में पावर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू भी इंक्रीज होता है। 1 से बड़ी वैल्यू का इनफाइनाइट पावर का आंसर, इनफाइनाइट अगर क्या करते हैं? क्या करते हैं इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन? इनफाइनाइट को कैसे भी करके डिवाइड पे लेके जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ए रेज़ टू एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ए रेज़ टू एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो 1/1 प्लस 1/a रेज़ टू एक्स, ये 1/, इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ये तो प्लस इनफाइनाइट की बात है। अब अगर माइनस इनफाइनाइट की बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर माइनस इनफाइनाइट आता है कभी भी तो उसका प्लस इनफाइनाइट बना दिया करो, x को -y ले लो, इफ x is approaching to minus infinite, y is approaching to plus infinite, क्वेश्चन हो गया लिमिट ऑफ y टेंड्स टू इनफाइनाइट a raised to y, सॉरी माइनस y अपॉन a raised to minus y प्लस 1, जैसे यहाँ है। फिर वही एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस a raised to y, जैसे यहाँ बना। अब a की वैल्यू कैसी? 1 से बड़ी, उसका आप कहाँ तक जा रहे हो? इनफाइनाइट तक जा रहे हो, तो a का पावर इनफाइनाइट कितना हो जाता होगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 1 क्या होगा? इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या होगा? अब देखो तो उल्टा आंसर है। यहाँ पर पॉजिटिव इनफाइनाइट में 0 आ रहा था, नेगेटिव इनफाइनाइट में 1 आ रहा था। यहाँ पर पॉजिटिव इनफाइनाइट में 1 आएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट में 0 आएगा। अगर आपने ये केस नहीं बनाया तो इक्वेशन ही नहीं होगा। इसलिए कभी भी नंबर्स की बात हो रही हो और अगर इनफाइनाइट पावर हो तो हमेशा दो पार्ट में डिवाइड कर लेने का क्वेश्चन, तो एक 0 से 1 की रेंज का अलग और एक 1 से बड़ी वैल्यू। आप लोगों को ग्राफ देखना आता है? ये क्वेश्चन नंबर 25 में ग्राफ बनाना तो चलो काफी लोगों को आता है, नहीं आता बात की बात है। ग्राफ बनाने के बाद देखना भी आता है कि ग्राफ देखते कैसे हैं। जैसे इसका मुझे बताओ, इसमें f of x, g of x दिया हुआ है दो पार्ट में, एक x-2 का स्क्वायर, कब कंसीडर करना है? व्हेन x इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या दिया हुआ है? 7 - x। f of x कौन है नहीं पता है, पर बाजू में उसका ग्राफ, f of x फंक्शन नहीं दिया पर बाजू में उसका ग्राफ दिया हुआ है। अब पूछा है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 f of g of x का आंसर क्या होगा? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 f of g of x का आंसर क्या? अगर इसमें ये भी पूछा गया कि which of the following limits are non existent, अच्छा लिमिट एग्जिस्ट किसका करता है? तो 11 जो बातें हो चुकी है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, क्या कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की? यस, किसी को पता हो लिमिट एग्जिस्टेंस की कंडीशन? लिमिट किसका एग्जिस्ट करता है? किसका एग्जिस्ट करता है? तो 11 से डिस्कस हो, पहले तो नहीं भी वैसे तो डिस्कस हो चुका है, पर अगर नहीं भी डिस्कस होता तो लिमिट अगर अभी तक आपको समझ में आता था तो बता सकते हो ना कि लिमिट किसका एग्जिस्ट करता है? तो इसका इनडिटरमिनेट फॉर्म और लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट का क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म में होता है, लिमिट एग्जिस्ट थोड़ी ना करते इनडिटरमिनेट फॉर्म में। अच्छा मुझे ये बताओ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f of x इक्वल टू b, इस स्टेटमेंट का मतलब समझो।
मैंने किसी का लिमिट सोल्व किया, मेरा आंसर बी आया, इसका मतलब क्या है? 6 दिन से यही बन रहा है, उसका मतलब भी क्या है इसमें भी आप बता सकते हैं। इसका मतलब वो तो पढ़ा रीड कर लिया, लिमिट एक्सटेंडेड एफ ऑफ एक्स भी मतलब क्या है? रीड नहीं करना, मतलब समझाना है। एक्स की वैल्यू ए, एक को अप्रोच कर रहा होगा तो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या नहीं होगी? डी नहीं होगी, तो क्या होगी? डी प्लस होगा या तो डी माइनस होगा। और एक्स की वैल्यू ए को अप्रोच कर रहा है, मतलब ए के इक्वल तो नहीं है, तो फिर क्या होगा? ए प्लस होगा या तो ए माइनस होगा। तो ए प्लस को क्या बोलते हैं? RHS, और ए माइनस को क्या बोलते हैं? तो देखा जाए तो इसके दो पार्ट हैं, एक ए प्लस और एक ए तो हो ही नहीं सकता है। एक क्या होगा? ए प्लस होगा या तो ए माइनस होगा। सर इसको अगर मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड कर लो तो राइट हैंड लिमिट बोलो, राइट हैंड लिमिट आया लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, और LHS क्या होगा? लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स का आंसर बी आ रहा है, और लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स का आंसर सी आ रहा है। RHS को जब सोल्व कर रहा हूँ तो आंसर बी आ रहा है, LHS को जब सोल्व कर रहा हूँ तो आंसर सी आ रहा है। अब हमें लिमिट के कंसेप्ट के हिसाब से पता है कि लिमिट में हम ये पता करने के ट्राई करते हैं तो फंक्शन की लिमिटेशन क्या हो, उसका कंस्ट्रेंट क्या हो, उसका आंसर क्या नहीं हो सकता है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि लिमिट का आंसर बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या नहीं हो सकता है? बी नहीं हो सकता, या तो बी से बड़ा होगा या तो बी से क्या नहीं होगा। और बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं डोमेन में ए नहीं पुट कर सकता है ना। बी नहीं होने का रीजन क्या है? क्योंकि आप डोमेन में क्या नहीं पुट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू ए नहीं है, if x is not equal to a, then f of x is not equal to b। मेरा पूरे लिमिट में जब भी कोई भी कुछ भी मिलता है, जैसे क्वेश्चन का आंसर -1/2 मिला, तो -1/2 क्या मिला? तो इस फंक्शन का आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी आपका डोमेन को आप नहीं पुट कर पा रहे होंगे, इसलिए उसका आंसर -1/2 नहीं होने वाला है। तो सेम अगर मैं मेरे डोमेन में अगर ए नहीं पुट कर पाऊंगा तो ये फंक्शन मुझे कभी भी बी आंसर नहीं देगा। अब वही सेम फिर नीचे की बात करते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या नहीं होगा? सी नहीं होगा। क्यों सी नहीं होगा? क्योंकि एक्स की वैल्यू ए नहीं है, एक्स ए नहीं है, इसलिए एफ ऑफ एक्स क्या नहीं है? सी। अब इसका कन्वर्स स्टेटमेंट सोचते, इसका उल्टा सोचते हैं, एफ ऑफ एक्स आंसर बी क्यों नहीं था? जब एक्स ए नहीं था इसलिए। अगर एक्स ए होता तो एफ ऑफ एक्स आंसर बी हो जाता। जब इसका उल्टा स्टेटमेंट सोचते, एक्स का वैल्यू ए नहीं था इसलिए एफ ऑफ एक्स आंसर बी नहीं होता था। अगर एक्स का आंसर ए होता तो एफ ऑफ एक्स आंसर बी हो जाता। इसका मतलब इसका उल्टा सोचा तो ये पता चले कि इफ x इक्वल टू a देन f of x इक्वल टू b, और इसका उल्टा स्टेटमेंट इफ x इज इक्वल टू a देन f of x इक्वल टू d। इट मींस अगर मैं मेरे f of x नाम के मशीन में अगर a वैल्यू पुट करता हूं तो वो मशीन मुझे वो फंक्शन मुझे क्या क्या आंसर दे रहा है? b भी दे रहा है और c भी दे रहा है। एक इनपुट दो आउट, कौन सा फंक्शन है? 1 to many। क्या ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है? ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका कि जब फंक्शन ही नहीं होगा तो फिर उसकी लिमिटेशन ढूंढना ही क्यों? फिर मैं किसी की लिमिटेशन का ढूंढूंगा जब उसका एग्जिस्टेंस होगा तब तो। जब फंक्शन ही नहीं है तो फिर उसका लिमिट भी नहीं होगा। इट मींस इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका RHS और LHS अलग अलग वैल्यू है। अलग अलग वैल्यू होने की वजह से वो क्या रहा है कि वो फंक्शन कैसा फंक्शन बन जा रहा है? 1 to many फंक्शन बन जा रहा है, तो इसका एक्सिस्टेंस नहीं होगा। अगर ये भी बी होता तो, अगर RHS भी होता और अगर मेरा LHS भी बी होता तो यहाँ पर क्या लिखता मैं? एक्स ए नहीं है इसलिए एफ ऑफ एक्स का आंसर बी नहीं है। तो अगर एक्स ए होता तो एफ ऑफ एक्स का आंसर बी होता। तो यहाँ पर भी बी दे रहा है, यहाँ पर भी बी दे रहा है, ये तो पॉसिबल है।
राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आपको पूछे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब होता है, तो आपको ये बोलना चाहिए कि उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम हो। जिस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होता है वो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, वो तो लिमिट का क्वेश्चन इंडिटरमिनेट फॉर्म में होता है। और एक्सिस्टेंस क्या है, RHL इक्वल टू LHL। और रीजन पूछा जाए, मैं रीजन पूछूंगा आपको जो भी मेरी इच्छा होगी पूछने की। मैं आपको ये नहीं पूछूंगा कि एक्सिस्टेंस का लिमिट क्या होता है, आप ये बोलोगे मुझे पता है RHL इक्वल टू LHL, तो मैं ये पूछूंगा क्यों ऐसा, तो क्या रीजन दोगे? क्योंकि अगर RHL इज नॉट इक्वल टू LHL देन फंक्शन इज वन टू मेनी, और वन टू मेनी नाम का फंक्शन नहीं होता है। जब फंक्शन ही नहीं होगा तो उसका लिमिट भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए जब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात आएगी तो आपको ये चेक करना है कि आपका राइट हैंड लिमिट क्या होगा और आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बताओ, अगर आपको ऐसा दिया जाए लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई x, क्या आंसर होगा इसका? लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x बाई x, 0 बाई 0 का फॉर्म है ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 बाई 0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बना। इसका आंसर सबसे पहले किसकी फॉर्मूला लगाओगे? 1 माइनस cos 2x क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x तो क्या हो जाएगा? रूट 2 sin x डिवाइडेड बाय x। 1 माइनस cos 2x की फॉर्मूला क्या होती है? 2 sin स्क्वायर x, रूट के बाहर आए तो रूट 2 इंटू sin x डिवाइड बाई x। इसमें तो प्रॉपर्टी लग सकती है, क्या होगा? प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो sin x का आंसर 1 का आंसर कितना है? रूट 2। और मैं अगर इसको रूट 2 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? राइट, जब वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो मॉड लेके आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही निकलती है। रूट के बाहर जब भी कोई टर्म आएगा तो हमेशा क्या लेके आएगा? मॉड्यूलस लेके आएगा। तो जब मॉड्यूलस लेके आएगा, अब वो फिक्स करना है। जब फंक्शन के टाइम पर मैं आपको बताता था पीस वाइज फंक्शन, कौन कौन से होते हैं पीस वाइज फंक्शन अपने पास? मॉड, GIF, LIF का चांसेस कम है पूछा जाने का, पर आए तो आना चाहिए, बट मेनली चार फंक्शन, मॉड, GIF, फ्रैक्शनल, इंटीग्रल। और 90% चांस है, 90% शायद उससे ज्यादा, कि जब आपको एलसीडी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का, तो 90% चांस है कि वो सारे क्वेश्चन पीसवाइज फंक्शन के हैं। और पीसवाइज फंक्शन के टर्म्स में क्वेश्चन आया फिर चैप्टर कोई भी, आप जब तक उसको हटा नहीं लेते हो, जब तक आपको मॉड हटाना नहीं आएगा, जब तक आपको GIF हटाना नहीं आएगा, जब तक आपको फ्रैक्शनल हटाना नहीं आएगा, जब तक आपको सिग्नम हटाना नहीं आएगा, तब तक क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही। इसलिए मैंने आपको पहले फंक्शन के टाइम पर वो सब समझा दिया कि कहाँ ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक होता है, कहाँ पर कंटिन्यूज होता है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूज होता है, तो सारी बातें मैंने फंक्शन के टाइम पर आपको बता देता हूँ। तो मुझे बताओ, ये मोड हटाना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ पाओ। एक्स किसको अप्रोच करता है? 0। अच्छा, मोड कहाँ ब्रेक होता है? जहाँ पर अंदर का फंक्शन 0 बनता है। साइन एक्स कहाँ 0 बनता है? 0 एन पाई पे वैसे तो, बट यहाँ तो 0 की बात हो तो 0 पे 0 बनता है। कहाँ ब्रेक होगा? 0 पे। इसका राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा? राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा? लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 0 प्लस का कौन से क्वाड्रेंट में? 0 से बड़ी वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मोड की जरूरत है नहीं है। तो मोड की जरूरत नहीं है तो रूट 2 इंटू साइन एक्स बाई एक्स, तो आंसर इज 1, रूट 2। ये किसका आंसर है? राइट हैंड लिमिट का। जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? 4
फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव में मोड हटेगा तो आगे माइनस लगेगा, तो ये -√2 sin x by x हो जाएगा। और फिर जब आप लोग लिमिट अप्लाई करोगे तो sin x by x का आंसर 1 into -√2 RHL is +√2 LHL is -√2 RHL is not equal to, therefore limit does not exist, इसका लिमिट एक्सिस्ट नहीं करता, इसमें लिमिट एक्सिस्ट। तो जब आपको लिमिट एक्सिस्टेंस की बात आएगी तो आपको क्या चेक करना है, उसका RHL और LHL। और एक क्वेश्चन बताता हूँ, तो बस ऐसे दिया हुआ है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 e raised to 1 by x minus 1 upon e raised to 1 by x plus 1। और मुझे पूछा जा रहा है इस फंक्शन का आंसर क्या होगा। अगर मैं डायरेक्ट x को अगर 0 रखूं तो 1 by 0 क्या होगा, इनफाइनाइट, राइट, इनफाइनाइट माइनस 1 ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा, तो कौन सा फॉर्म बना, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म, राइट। और x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये अभी फॉर्म कौन सा बन रहा है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ठीक है। अब अगर x को अगर आप 0 रख लो यहाँ पर तो ये तो इनफाइनाइट बन रहा है, और इनफाइनाइट में करते क्या, हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। पर आपको ये भी तो देखना पड़ेगा x टेंडिंग टू जब 0 बोल लो तो या तो 0 प्लस होगा या तो 0 माइनस होगा। 0 प्लस रखोगे, 0 प्लस रखोगे पॉजिटिव इनफाइनाइट बनेगा, और जो 0 माइनस रखोगे आपको उसमें 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। उसका रीजन है RHL लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस लिया, 0 प्लस लिया, आपको पूरा सब्जेक्ट बता देता हूँ। 0 प्लस का मतलब x की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी होगी, कितनी बड़ी वैल्यू वो पता नहीं, तो एक काम करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस x, फिर 0 से थोड़ा बड़ा है, कितना बड़ा है ये हमें पता नहीं। x किसको अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो h भी किसको अप्रोच करेगा, x 0 को रखोगे तो h भी तो 0 ही आएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या बना, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e raised to power 1 by x minus 1 upon e raised to 1 by x plus 1। जब मैं x को 0 रखूंगा तो 1 by 0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनफाइनाइट को कैसे भी करके डिवाइड में लेके आ जाते हैं, तो किससे डिवाइड करोगे, ऊपर किससे डिवाइड करेंगे, तो इनफाइनाइट को डिवाइड में लाना होगा, तो इनफाइनाइट से जो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन e raised to 1 by x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e raised to 1 by x। x को अगर हमने 0 अप्लाई किया तो 1 by 0, इनफाइनाइट e raised to इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 1 by इनफाइनाइट 0, ये बना आपका 0, ये भी बना आप लोगों का 0, तो आंसर कितना है 1। ये 1 किसका आंसर है, RHL का आंसर है। अब इसका LHL देखते हैं, जब इसका LHL देखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब कैसी वैल्यू, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू, तो किस में जाएगा, 0 से छोटी वैल्यू किस में होता है, नेगेटिव में। तो लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस x की जगह पर अब क्या लेना पड़ेगा, 0 माइनस x। x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो x किसको अप्रोच करेगा, 0 को। मैं डायरेक्टली x से लिख रहा हूँ, लिमिट ऑफ, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, x की जगह पर क्या रखा होगा, x या माइनस है, माइनस है, तो ऑटोमेटिकली आपका पावर नेगेटिव हो गया। तो जिसका पावर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली डिवाइड में चला जाएगा। इसमें आपको डिवाइड में लेके जाना पड़ा था, इसमें आपको डिवाइड में लेके जाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली डिवाइड में आएगा।
x की जगह पर माइनस एच रखते ही ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन e रेज़ टू 1 बाई एच माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू 1 बाई एच प्लस e रेज़ टू माइनस 1 बाई 1 अपॉन e रेज़ टू 1 बाई हो गया। अब इसको अगर 0 रखता हूँ तो 1 बाई 0 की वैल्यू इनफाइनाइट e रेज़ टू इनफाइनाइट 1 बाई इनफाइनाइट 0 ये 0 हुआ माइनस 1 बाई 1 RHL is not equal to LHL, therefore limit does not exist। जब आप लोग लिमिट कैसे सोल्व करना चेक करें तब आपको ये भी देखना पड़ेगा लिमिट का उसका एग्जिस्टेंस है कि तो मैं उस लिमिट को सोल्व करूंगा। और एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या है RHL इक्वल टू LHL। और कोई कुछ रीजन क्या है तो क्या रीजन दोगे क्योंकि RHL is not equal to LHL then function become one to many in this kind of function does not given। क्लियर है समझ आया? तो अब वापस उस क्वेश्चन का जो फंक्शन की बात चल रही थी इसलिए पिक्चर में आया। क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट पूछा गया कि नीचे में से किसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। ए में ए वाला मैं बता देता हूँ बाकी बी और सी आप बता देना। एक्सटेंडिंग टू 2 अगर करना है तो 2 प्लस और 2 माइनस तो 2 प्लस एफ का डोमेन कौन है जी एफ का डोमेन कौन है जी ऑफ एफ। अब आपको लेना 2 प्लस है तो 2 प्लस में जी में कौन सा फंक्शन यूज करो 7 माइनस एक्स उसमें एक्स को 2 रखा तो क्या आया 5 तो एफ का डोमेन क्या बना 5। अब फंक्शन में देखो मतलब जो ग्राफ है उसमें देखो 5 अच्छा 5 प्लस या 5 माइनस ये भी चेक करना पड़ेगा। एक बार लिख के देखो क्या था क्वेश्चन लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2 तो मैं RHL ले रहा हूं लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में कौन सा फंक्शन लिया आपने 2 प्लस में कौन सा फंक्शन लिया 7 माइनस एक्स उसमें x की जगह पर आप 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखो तो 7 में से 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आपका आंसर 5 से बड़ा होगा या 5 से छोटा होगा 7 माइनस x में 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 5 से बड़ा होगा कि 5 से छोटा होगा तो आपका डोमेन x का 5 माइनस बना है। अब ग्राफ में देखो 5 माइनस का आंसर क्या किसको अप्रोच कर रहा है ग्राफ में 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू का आंसर किसको अप्रोच कर रहा है 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू का आंसर किसको अप्रोच कर रहा है 2 को दिख रहा है सबको 5 पे डार्क सर्कल दिख रहा है 5 पे डार्क सर्कल दिख रहा है डार्क सर्कल का आंसर कितना है 2 तो 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू जो वो किसको कहां पहुंचने की ट्राई कर रहा है 2 पे। अगर 5 प्लस पूछा होता तो 5 प्लस किसको पहुंचने का अप्रोच कर रहा है तो मेरे को मत देखो ग्राफ में देखो मैं थोड़ी बोलूंगा कुछ वो ग्राफ बोल रहा है 5 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ग्राफ में देखिए किसको अप्रोच कर रहा है 3 को ये दिख रहा है सबको 5 लिखा 5 आपको ग्राफ में 5 प्लस का मतलब क्या हुआ तो 5 से बड़ी वैल्यू का ग्राफ वो अलग ऊपर से दिया हुआ है कोई तो किसको अप्रोच कर रहा है 3 को अप्रोच कर रहा है 5 माइनस किसको अप्रोच कर रहा है 2 को 5 प्लस किसको अप्रोच कर रहा है 3 को। यहाँ पर कौन सा चाहिए था आपको 5 माइनस तो 5 माइनस का आंसर किसको अप्रोच कर रहा है 2 को। तो इसका RHL कितना है 2 इसका LHL जाता हुआ लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस जब लोगे तो जी में कौन सा फंक्शन 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू में x में कौन सा फंक्शन x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर में आप x की जगह पर 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर यहाँ पर 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू सपोज एग्जांपल के हिसाब से 1.9 ले लिया तो 1.9 माइनस 2 माइनस 0.1 माइनस 0.1 का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा 0 प्लस हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकता हूँ जब मैं 2 माइनस रख रहा हूँ तो मेरा f का डोमेन क्या बन रहा है 0 प्लस। अब ग्राफ में देखो 0 प्लस 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है
जीरो से बड़ी वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है? भाई जीरो दिख रहा है आपको? जीरो से थोड़ी बड़ी वैल्यू ग्राफ में किसको अप्रोच कर रहा है? ऐसा ग्राफ है ना आप लोगों का, इनको ग्राफ ही समझ नहीं आ रहा है। ऐसा ग्राफ दिया है आपको, तो कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर टू है, तो जीरो से बड़ी वैल्यू जो है वो किसको अप्रोच करे? जीरो से इमीडिएटली बड़ी वैल्यू किसको पहुंचने की ट्राई कर रहा है? टू को। इसका भी आंसर कितना है? टू। तो आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, तो पहले का लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब फटाफट मुझे उसका बी का भी आंसर बताओ। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपके ग्राफ को ढंग से देखना है आपको, आपको वैसे ही समझ आएगा, आपको नोट में हो या ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके लिए चेक कर रहे हैं? मतलब जी का डोमेन कौन है? एफ ऑफ एक्स। और चेक किसके लिए करना है? जीरो के लिए, तो जीरो प्लस। और अब एफ ऑफ एक्स में देखो जीरो प्लस का आंसर किसको अप्रोच कर रहा है? टू को। दिखा सबको जीरो प्लस किसको अप्रोच कर रहा है? तो जी का डोमेन कौन बना? टू। तो अब जी में कौन सा फंक्शन यूज करोगे? 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस 2 5। आर एच एल का आंसर कितना है ध्यान रखिएगा 5। एल एच एल पे चले जाते हैं। जीरो माइनस फंक्शन में देखो जीरो माइनस किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को। दिख रहा है सबको? दिखा सबको जीरो से छोटी वैल्यू 4 को अप्रोच करते हुए? तो अब आपका डोमेन जी का 4 हो गया, तो फिर कौन सा फंक्शन यूज करोगे? 7 माइनस एक्स की, तो उसमें 4 रखोगे तो आंसर 3 आएगा। तो आर एच एल इज नॉट इक्वल टू, आर एच एल 5 आया था ना, और एल एच एल 4 आया, और सॉरी 3 आया, तो आर एच एल इज नॉट इक्वल टू, तो उसका लिमिट एग्जिस्ट। ये हुआ थर्ड वाला। वापस जी का डोमेन एफ ऑफ एक्स से 5 प्लस चेक करना और 5 माइनस 5 प्लस का आंसर, मतलब 5 प्लस 5 से बड़ी वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को। 5 से बड़ी वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है? तो जी ऑफ 3 कौन सा फंक्शन? तो 7 माइनस 3 का आंसर 4। आर एच एल कितना है? 4। एल एच एल चले जाते हैं। 5 माइनस किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को। तो जी ऑफ 2 ढूंढना है। 7 माइनस 2 तो 5। तो वापस अलग अलग आंसर है, एक में 4 है, एक में 5 है, तो लिमिट एग्जिस्ट। क्लियर है? ये एक बार नोट डाउन कर लो आप लोग, एग्जिस्ट तो लिमिट हुआ है। कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा, साइड में रीजन लिख देना है, तो होने का रीजन वो 1 टू में नहीं होता। नीचे जाओ तो आप लोग ये दोनों एग्जाम्पल पे लिख सकते हो, जिसका आपको ध्यान तरीके करना है।
उसके अंदर आप लोग टीपीपी वाले में एक बार देखो तो क्वेश्चन नंबर 34 की मतलब समझा लो कि डिजिट और कंप्लीट करके आना है आप लोग को। 34 में पूछा क्या है आप लोगों को क्वेश्चन में देखो तो वी टॉक टू फोलिंग लिमिट्स वेनिंग। वेनिंग का मतलब हो जाता है कि अगर लिमिट का आंसर 0 हो जाए बोलते हैं ना वेनिंग कर दिया तो वो दिया बेसिकली वेनिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर वो वेनिंग समझ थी इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो क्या लग रहा है फर्स्ट में आप लोग का आंसर 0 होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट लॉजिकली तो जो कंसेप्ट आपको पता है वो अप्लाई करके बताओ क्या लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट साइनिंग वेव का आंसर 0 होगा और अगर होगा तो क्यों होगा। कोई भी एंगल है उसकी वैल्यू 0 सही। भाई साइन क्या आपके इनफाइनाइट एंगल लेगा? बिल्कुल लेगा। साइन कुछ भी लेगा क्योंकि साइन बना कहाँ से? तो सर्कल कभी खत्म होता है नहीं होता तो आपके इनफाइनाइट एंगल भी लेगा। पर प्रॉब्लम ये कि आपको या मुझे इनफाइनाइट होता क्या ये नहीं पता, इसलिए मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि साइन इनफाइनाइट का एग्जैक्ट आंसर क्या है। पर मैं ये स्टेटमेंट जरूर दे पाऊंगा कि आंसर कुछ भी होगा हुआ तो -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू है डिवाइड में कौन है तो समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, इसलिए फर्स्ट आंसर 0। सेकंड r को 10x, r मतलब 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन x, 10 इनवर्स इनफाइनाइट तो π/2 होता है, π/2 अपॉन इनफाइनाइट वो भी 0 हो जाएगा। सी वाला लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x प्लस sin x अपॉन x प्लस cos x ये 0 होगा। किससे डिवाइड करोगे पूरे को? हाईएस्ट पावर से, मतलब जो इनफाइनाइट होता है उससे, तो किससे डिवाइड करेंगे? x से। क्या बना 1 प्लस sin x by x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x by x। अब उसमें x को इनफाइनाइट रखा होगा तो साइन इनफाइनाइट किसके बीच में रोटेट करेगा? -1 से 1 और डिवाइड बाई x से, तो -1 से 1 डिवाइड बाई इनफाइनाइट 0, ऊपर आएगा 1 प्लस 0, नीचे 1 प्लस cos x by x, तो cos x ऐसे होगा इनफाइनाइट रखने पर -1 से 1 के बीच में रोटेट करता रहेगा, डिवाइड बाई इनफाइनाइट है तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ऊपर भी 1 बचा नीचे भी 1 बचा तो 1/1 1 होगा तो 0 नहीं आया। डी वाला r sin x मतलब साइन इनवर्स x को क्या रख लो 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, नीचे x को 1 रखो तो 10 π/2 बना। 10 π/2 किसको अप्रोच करता है? इनफाइनाइट को। ऊपर π/2 बना, नीचे इनफाइनाइट को अप्रोच करता है तो π/2 अपॉन इनफाइनाइट 0। तो a b और d 0 बनेंगे बट c 0 नहीं बनेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन है कि वेनिस हो रहा है कि वो पता करना है, मतलब ये पता करने कि उसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग टीपीपी 1 नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं तो टीपीपी 1 के लिए तो आपके बेसिक कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे, फिर टीपीपी 2 वगैरह डिस्कस करते हैं। और एक चीज और, जैसे आप लोगों ने संडे टेस्ट दिया, आई होप कि आप सब लोग टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करते हो, मुझे नहीं लगता लेकिन अगर पेपर का एनालिसिस करते होते आप लोग तो पूरे पेपर में नो डाउट आपके पास आंसर की सॉल्यूशन सब आई जाते होते हैं, तो आप लोग बहुत सारी चीजें भी नोट डाउन करते हो कि जो मिस्टेक हुई है आप लोग कितने लोग करते हो, लिखते हो आप लोग, जो भी करते हैं आप लोग तो करते ही नहीं है। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ अगर नहीं करने वाले हो ना, आपसे अगर हमारी बातें मानी नहीं जाती है, इस तरह तो फालतू में बोलते रहते हैं, तो आपको टेस्ट नहीं देना, कोई फायदा नहीं। अगर आप टेस्ट इसलिए देते हो, ये नहीं आप टेस्ट मार्क्स के लिए नहीं देते हो, मार्क्स मेरा सिर्फ बाई प्रोडक्ट है जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है या कम होता है। मैं टेस्ट इसलिए देता हूँ कि मुझे ये पता चले कि उस टेस्ट में मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आता है। तो अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो, ये मैं 11 से बताता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ, अभी भी थोड़ा टाइम है तो उसको अभी भी नोट डाउन करना चालू करो। आप लिखोगे कि 7 तारीख को मेरी ये टेस्ट हुई थी, उसमें मैथ्स के चैप्टर से, फिजिक्स के चैप्टर से मैंने ये आंसर लिखा था, मेरे हिसाब से मेरा आंसर सी होना चाहिए था, मैं सी टिक मार के आया था क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था, पर उसका सही कंसेप्ट ये है इसलिए मेरा
आंसर गलत है, तो कंसेप्ट वहां पर लिखेंगे आप। और जब सेम चैप्टर की वापस टेस्ट होगी तो वो देखते हुए आएंगे कि मैंने लास्ट टेस्ट में क्या मिस्टेक किया था इस चैप्टर। नेक्स्ट जब टेस्ट होगा तो वापस आप मिस्टेक करोगे, ऐसा नहीं कि मिस्टेक बंद हो जाएंगे, पर वो वापस मिस्टेक मैंने वहां लिखूंगा मैं उस चैप्टर के लिए। तो लास्ट में अगर आप लोगों ने अगर इनवर्स फिगो किया, डिटर्मिनेंट किया, मैट्रिक्स किया, कोई भी चैप्टर के अगर 6 या 7 टेस्ट दे दिया उतनी टेस्ट हो जाएगी हर चैप्टर की पूरे साल। तो उसके बाद आप एक्चुअल जब JEE देने जाओगे या कोई भी एंट्रेंस देने जाओगे तो आपके पास मिस्टेक करने के लिए मिस्टेक बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप सारी मिस्टेक कर चुके हो और आपने नोट डाउन कर रखा है। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग AI है, हम लोग ChatGPT है, हम लोग एंथ्रोपी है, हमें सब आता है। हम लोगों ने एक बार सुन लिया, देख लिया तो हमें सारी चीजें याद हो जाती है, तो नहीं होती है। तो इसलिए नोट डाउन करना जरूरी है, और अगर ये नहीं कर दो तो टेस्ट देने का बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं बनता है। ठीक है। दूसरा के थोड़े सभी तो क्वेश्चन होंगे जो नहीं बनते होंगे एग्जाम के टाइम, तो घर पे जाकर वापस बनाते भी होंगे, और वहां पर बहुत टाइम है, टाइम का बाउंडेशन नहीं है, तो काफी सारे क्वेश्चन वापस बन भी जाते हैं। पर उसके बाद फिर थोड़े ऐसे क्वेश्चन होंगे ना हर सब्जेक्ट में 2, 3, 1 कि जो नहीं बनते, सोल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा है। तो आपने तो मेरे को पूछा ही नहीं है काफी सालों से, तो कोई ऐसा प्रश्न होगा। तो आप लोगों को अगर नहीं बच रहा है तो डिस्कस की बात कुछ नहीं हो सकती। अगर फिर भी बच जाता है तो आपको क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर लेने का, क्लास में डिस्कस नहीं कर पाओ तो क्लास के बाद आके डिस्कस कर लेने का, पर पेपर डिस्कस हो जाना सारे सब्जेक्ट। ठीक है, सभी उस पेपर का कुछ बेनिफिट है, वरना कोई ओके। कभी भी किसी को पेपर में डाउट हो तो मेरे पास आके कॉल करवा दो, अगर आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया। और नेक्स्ट क्लास में अपने इसका DPP-1 डिस्कस करेंगे, तो सब लोग करके लाओ।